हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी MS1 के अंदर नेक्स्ट यूनिट की। तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है 11। तो ये जो हमारी यूनिट है इसका नाम है एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आपको पता ही है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, तो उसमें हमारे सारी ग्लैंड्स की डिटेल्स थी कि हमारी बॉडी में कितने सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, किस किस हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं और क्या क्या वर्क होता है, और ग्लैंड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो सब उसमें हमने किया था। तो ये जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इसमें सारा का सारा जो हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनसे संबंधित जितनी भी हमारी डिजीज़ और डिसऑर्डर उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं हम कि कौन-कौन सा ग्लैंड्स हमारा कहाँ पर होता है, ताकि आगे जब डिसऑर्डर आप करेंगे तो थोड़ा-सा रिमाइंड हो जाएगा आपको। तो ये हमारा ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पीनियल ग्लैंड्स है, ठीक है? और ये प्यूटरेटिक ग्लैंड्स है, ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। और ये हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। थायराइड आगे की तरफ होता है, पैराथायराइड पीछे की तरफ होता है। ये हमारा थाइमस ग्लैंड्स है, जो कि एज जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे छोटा होता चला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है थोड़ा-सा, ठीक है? ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो हमारे किडनी के दोनों किडनी के ऊपर की साइड पाए जाते हैं, ठीक है? और ये पेनक्रियाज़ है यहाँ पर हमारा, और ये ओवरी है, ओवरी पाई जाता है हमारा फीमेल्स के अंदर, और ये टेस्टस है, ये हमारा मेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारे टोटल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सेक्रेशंस का काम करते हैं। तो इसमें हमारा जो ये यूनिट है इसके अंदर हमारे कुछ डिजीज़ हैं और डिसऑर्डर दिए गए हैं, जिसको डिटेल्स में हम देखेंगे। तो इसमें डायबिटीज़ मेलिटस है, डायबिटीज़ कोमा, इंसुलिन कोमा, हाइपरथायरायडिज़्म है हमारा, और हाइपोथायरायडिज़्म है, या एड्रेनल ट्यूमर्स है। तो पूरे डिटेल्स में इनके बारे में हम जानेंगे, और इनकी जो मैनेजमेंट है उनके बारे में भी समझेंगे। डायबिटीज़ हमारा इंसिपिड्स या फिर हमारा कॉजिंग सिंड्रोम्स हैं, एडिसन्स डिजीज़ है हमारी, ठीक है? पीसीसी आ जाती है, नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाते हैं, एंडोक्राइन जितने भी डिसऑर्डर हैं हमारे, उन सभी में नर्स का क्या योगदान रहता है, नर्स का क्या या सहयोग रहता है, क्या हस्तक्षेप रहता है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो अभी सबसे पहली जो डिजीज़ है हमारी डायबिटीज़ मेलिटस है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं आगे। तो ये है हमारी 11 जो हमारी यूनिट है उसकी पहली डिजीज़, जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है? तो ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से तो संबंधित है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का रोल रहता है। तो वही इसमें इंट्रोडक्शंस में इन्होंने बताया है कि पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स। तो जो हमारी पेनक्रियाज है वो 2 हार्मोन का सेक्रेशंस करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स, ठीक है? तो ये 2 हार्मोन्स हमारे होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स जो होता है ये पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है, और पेनक्रियाज हमारे ग्लैंड्स होता है। तो हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द सेल ऑफ एथलेट्स एंड द लैंग्रेंस। तो इसमें बोथ इंसुलिन से एंड ग्लूकागॉन्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर दैट प्रेजेंट in bloodstream. Insulin permit cells to use glucose for energy. Cells cannot utilize glucose without insulin. It also convert glucose to glucogens, and glucagon convert glycogens to glucose. Deficiency of insulin's hormone cause increase glucose level in blood, that means hyperglycemia, diabetes mellitus। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि पेनक्रिया जो है 2 हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है? तो ये जो हार्मोन्स होता है ये हमारा सीक्रेट किया जाता है सेल्स के द्वारा, ठीक है? और इसमें क्या होता है, ये हमारा इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन्स का जो कंट्रोल करने का, जो शुगर जो हमारी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, जो हमारी शुगर पाई जाती है ना जितनी भी, उसको रेगुलेट यानी कि उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है? तो यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का काम क्या होता है कि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, यानी कि जितना भी ब्लड है उसके अंदर जितनी भी शुगर पाई जाती है, जितना भी अमाउंट होता है शुगर का, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इंसुलिन जो है वही परमिशन देता है हमारी ग्लूकोज को एनर्जी देने के लिए, ठीक है? तो सेल कैन नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन के बिना हमारा जो ग्लूकोज है उसको हम यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और ये कन्वर्ट किया जाता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन है वो हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और हमारा जो ग्लूकोज बनता है, यानी कि ये जो कन्वर्ट का काम है ये हमारा ब्लड जो हमारे ब्लड के अंदर तो होता है ये ग्लूकोज, बट लीवर के द्वारा इसका जो है सिंथेसिस करके और उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है? स्टोर किया जाता है, फिर उसको एनर्जी जब उसको स्टोर करना होता है तो कन्वर्ट किया जाता है, और जब उसको एनर्जी के रूप में हमें हमारे शरीर को देना होता है तो फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और अगर डेफिशिएंसी है इंसुलिन की, अगर इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन हार्मोन्स के कमी के कारण हमारा क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। कहाँ पर? ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होती जाएगी वैसे-वैसे ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, और जैसे-जैसे इंसुलिन हार्मोन्स ज़्यादा होता जाएगा वैसे-वैसे ग्लूकोज जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है? तो ये रहता है हमारा सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें डेफिनेशन बताई है, तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि ये जो कंडीशन होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ड्यू टू द इनसफिशिएंट सिक्रेशंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। तो जब हमारा इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशंस जब पूरा नहीं पड़ता है ना, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में होता है, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हम कैलोरी ले रहे हैं, जो मीठा जो कार्बोहाइड्रेट जितना भी खा रहे हैं, तो उसका जितना भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जितना भी पाचन क्रिया का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है,
और इसको स्टेबल करने के लिए क्या होना चाहिए, इंसुलिन हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन होना चाहिए। तो इंसुलिन हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन होता नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो हमारा गड़बड़ा जाता है। और इसकी जो विशेषताएं क्या होती है, इसमें 3 फीचर होते हैं। फिर हमारा पोलीयूरिया, पोलीफेक्सिया और हमारा पोलीडायस्प्लेजिया। तो इसमें पोलीयूरिया यानी कि यूरिन का अधिक मात्रा में आना, ठीक है, भूख ज़्यादा लगना और हमारी प्यास भी ज़्यादा लगना। तो ये 3 फंक्शन जो है ये हमारे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3 फीचर इसके अंदर होते हैं। तो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंक्रीज, तो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज नो एज हाइपरग्लाइसेमिया, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया ही बोला जाता है। तो इसमें नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो हमारा होता है वो फास्टिंग के अंदर क्या होता है, जब हमारा उपवास होता है तो 70 से 110 तक हमारा माना जाता है। और जो हमारा पोस्ट पेंडल्स जो होता है यानी कि पीपीएम जिसको बोलते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद जो हमारा होता है वो 80 से 150 होता है। तो ये हमारी नॉर्मल रेंज रहती है शुगर की, जो हम चेक कराते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस है, प्रोसीजर है, किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन से। और ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, जो रेगुलेटिंग सिस्टम है हमारा, प्रोजेक्शंस है, उन सभी को क्या करता है, ये स्टोर करता है ग्लूकोज को, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है और प्रोडक्शंस भी करता है और स्टोर भी करता है ग्लूकोज को। तो एज वेल एज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है, उसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट देखे जाते हैं इसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। हमारा यही नहीं है कि भी कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ों पर ही वो देखा जाता है या ग्लूकोज पर ही वो काम करता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी कुछ है, जिस जो भी हमारी पाचन क्रिया है सबके ऊपर अफेक्ट डालता है ये। इंसुलिन का कम हो जाना, इंसुलिन का ज़्यादा होना या पेनक्रियाज का काम ना करना, ठीक है। तो इसमें हमारी टाइप दे रखी है डायबिटीज़ मेलिटस की। तो भाई इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो दे रखी है हमारी, इसमें बताया गया आईडीडीएम यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो जैसे कि इसका नाम दिया गया डिपेंडेंट, तो इसमें क्या कंडीशन रहती है, इसमें कंडीशन रहती है पेशेंट जो है अनेबल प्रोड्यूस ऑफ एंडोजेनेसिस इंसुलिन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज बेटा सेल्स बाय जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें क्या बताया जाता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर और इम्यूनोलॉजिकल, जो जेनेटिक इम्यूनोलॉजिकल होती है, जेनेटिक क्या होती है, हमारे जो माता पिता से आई हुई चीज़ होती है, इम्यूनिटी जो होती है। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, हमारा जो पेनक्रियाटिक जो बेटा सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना, उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। और इसमें जो है हमारे जो पेशेंट जो होता है वो अनेबल होता है इस प्रोडक्शन में। और ये फिर कब होता है, जब हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके अंदर पेनक्रियाटिक बेटा सेल्स के द्वारा ये हमारा आता है। तो इसमें हमारा 5 से 10% केस जो होता है डायबिटीज़ का, ये हमारा कौन सा होता है, टोटल जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है वो एक टाइप यानी कि 5 से 10% केस आते हैं पहली टाइप के, ठीक है। और ये अचानक ही हो जाता है हमारा, और ये 30 साल से पहले की जो उम्र होती है ना, यानी कि कम उम्र होती है, यंग एज होती है, उसमें ये हो सकता है। इंसुलिन थेरेपी लेना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये हमारा आईडीडीएम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात ये है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और हमारा जो जेनेटिक, जो हमारी इम्यूनिटी की जो चीज़ें है ना वो इस पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। उसी की वजह से कंडीशन अराइज होती है, तो उसमें समर्थता नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होता है। तो इसमें हमारा एनआईडीडीएम में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। इसमें हमारा आ जाता है, ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है भाई, इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है, ये रिजल्ट्स होता है हमारा डिस्क्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन का रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द डिस्क्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। तो इसमें क्या किस चीज़ का, जो हमारी सेंसिटिविटी यानी कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी अगर कम होती है, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है हमारा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने का, यानी कि इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस हो गया है हमारा। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारी सेंसिटिविटी इंसुलिन की कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा एट ऑफ द एंड निकलता है। ये 90 से 95% जो लोग होते हैं ये 2 टाइप की जो डायबिटीज़ मेलिटस उनको पाई जाती है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो दूसरी जो टाइप है हमारी डायबिटीज़ की, ये सबसे पहले हमारा किस चीज़ का, क्या चीज़ देखा जाएगा इसको ठीक करने के लिए, डाइट और एक्सरसाइज, ठीक है। और हमारी जो हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट एज नीडेड, ठीक है। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ज़रूरत होती है अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, हमारी ओरल जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारा एजेंट होता है हाइपोग्लाइसेमिया का जो शिकार होता है उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, मोस्टली ये हमारी 40 साल के बाद ये बीमारी हमारी होती है, ठीक है। 80% केस उनमें पाए जाते हैं जिनको ओबेसिटी यानी कि मोटापा ज़्यादा, वजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें हमारा ऑक्सीजनेसिस जो है ऑक्सीजनेसिस इंसुलिन की इसमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है नॉन आईडीडीएम यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंड डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, यानी कि इंसुलिन की चीज़ों पर डिपेंड ना होना। तो इसमें आ जाती है हमारी वही
डेस्टिनेशनल्स आ जाती है, इसके अंदर हमारा सारा का सारा क्या आ जाएगा, इसमें जो डायबिटीज़ है उसकी विशेषता होती है, उसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विद ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी का दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर हमारा जो हफ्तों में बांटे गए हैं ट्राइमेस्टर, उसके हिसाब से होता है कि पहले 2-3 हफ्ते या तीसरे चौथे पाँचवें हफ्ते में पीछे जो ट्राइमेस्टर हमारा शुरू हो जाता है। तो वो जो चीज़ें होती है प्रेगनेंसी का वो जो टाइम होता है, उस टाइम पर होने वाला जो डायबिटीज़ मेल्टस होता है वो हमारा क्या बोला जाता है, जेस्टेशनल डीएम यानी कि डायबिटीज़ मेल्टस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग फेज़ होते हैं तीनों में। और एटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर इन्होंने दिया है हेरिडिटी यानी कि जन्मजात भी हो सकते हैं ये। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या हो जाते हैं, जन्मजात अगर कोई प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है। ठीक है, और मोस्टली इम्बैलेंस इंसुलिन लेवल बिकॉज सप्लाई द इंसुलिन लेस एंड रिक्वायर्ड द मोर इन ओबेसिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मोटापा है और इसमें इंसुलिन जो लेवल है वो राइम इम्बैलेंस है, यानी कि इंसुलिन का जो लेवल होना चाहिए उस हिसाब से इंसुलिन लेवल जो है वो नहीं है, क्योंकि सप्लाई द इंसुलिन इज़ लेस, इंसुलिन की जो सप्लाई है वो तो है कम, और रिक्वायरमेंट जो है मोर इन ओबेसिटी, और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा ओबेसिटी है कि इंसुलिन जितना भी सेक्रेट करे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि भाई हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन होते ही ग्लूकोज की मात्रा कम होना स्टार्ट हो जाती है, बट कितना ही इंसुलिन जो है वो अपने लेवल से सेक्रेट हो रहा है, तो अगर ओबेसिटी यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो कंट्रोल नहीं उसको कर पाते हैं, तो ये समस्या फिर हो जाती है कि भाई इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करने के लिए, कंट्रोल को कम करने के लिए पूरा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। ओल्ड एज देखी जाती है, पेनक्रियाटिक फंक्शन बिकम स्लो, यानी कि पेनक्रियाज जो होती है वो हमारी जो काम करती है वो फंक्शन जो है उसका बहुत धीमा हो जाता है, किसमें, ओल्ड एज में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तब। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें जो रिस्क फैक्टर है उसमें आगे ये पॉइंट भी दिए गए हैं। अदर सिस्टमेटिक डिजीज़ जो है वो भी हमारा कारण बन सकती है थोड़ा सा खतरे को बढ़ाने के लिए, और इसमें हार्ट डिजीज़ है या हमारा एम आई स्ट्रोक है, यानी कि मायोकार्डियल जो स्ट्रोक होता है, हमारी जो हार्ट की जो लेयर होती है, रेनल डिजीज़, किडनी की कोई बीमारी हो सकती है, वायरस हो सकते हैं हमारे टॉक्सिक्स, या हमारा स्टेप्टो वगैरह जो हमारे वायरस के नाम हैं ये, तो ये वायरस हो सकते हैं, ये भी हमारा खतरा बढ़ा सकते हैं। और अफ्रीकन और एशियन लोग जो होते हैं, जैसे कि टेबल्स जो हमारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ये जो लोग होते हैं इनमें थोड़ी सी और ज़्यादा मात्रा में बढ़ती हैं। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने दी है कि इन अर्ली स्टेज नो सिम्टम्स, तो जो शुरुआत की स्टेज होती है उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन 3 पीस सिस्टम्स यानी कि 3 जो इम्पोर्टेंट जो फंग वो हमारे सिम्टम होते हैं वो भी देखे जा सकते हैं। ये पहले ही बता दिया था इसमें कि भाई इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, इसमें जो है भूख बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, पॉलीडाइपेसिया या फिर पॉलीफेक्सिया या फिर हमारा पॉलीयूरिया, ये तीनों सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। लेटर सिम्टम्स ये हमारे पहले दिखाई देते हैं, और जो हमारे सिम्टम्स जो बाद में दिखाई देने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कट हो जाता है वही वो स्लो ठीक हीलिंग होगी उसकी, यानी कि ठीक बहुत लेट होगा, इसमें दे रखा है स्लो हीलिंग ऑफ कट, अगर किसी प्रकार का कट लग जाता है तो बहुत ही धीरे हील होगा, और धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी यानी कि खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा वजन आपका, स्किन जो है वो ड्राई और रफ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इन्हों की जो यानी कि रात को यूरिन पास आउट करने की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी, पैरेस्थीसिया जो हमारा पैरेस्थीसिया हो जाता है, यानी कि कांटे जैसे चुभने वाला जो सेंसेशन, जो सेंसिटिविटी हो जाती है ऐसे स्टार्ट हो जाएगी आपको, थकावट हो जाएगी यानी कि फटीग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे लेग के अंदर, और फिट और फिंगर के अंदर जो है क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ड्राउज सेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी जो स्किन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और हमारे टिंगलिंग जैसा सेंसेशन हो जाएगा, नमनेस हो जाएगी हाथ में और पैरों में, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, और हाइपोटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बीपी वगैरह वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और घबराहट वगैरह जो है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारे सारे के सारे रहते हैं ये बाद की चीज़ें रहती है हमारी, अगर डायबिटीज़ जो है वो आपके अंदर है तो ये बाद की जो चीज़ें होती हैं लेटर सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स के अंदर आती हैं जिनको मतलब बहुत सारे लोगों को कॉमन चीज़ हो रखी है डायबिटीज़, तो उनको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर फिजियोलॉजिकली अगर हम इसमें देखें कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से शुरू होती है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा, डिस्ट्रक्शंस होगा और इन्फ्लेमेशंस होगी। ठीक है, तो इसमें लेथरेंस और पेनक्रियाज, तो ये सेल्स होते हैं हमारे इस टाइप के, लेथरेंस जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर वो डिस्ट्रक्शंस होंगे और इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसमें क्या होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन जो कम होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, फिर इंसुलिन की जो रिक्वायर्ड है नॉट सफिशिएंट ऑफ द टोटल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए जितना भी इंसुलिन का सेक्रेशन हो रहा है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, अगर वो कम पड़ जाता है तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया में, यानी कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर। फिर क्या होगा, फिर हमारा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल, जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलिन कम है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हमारा ब्लड लेवल, ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगा, और उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। फिर हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ग्लाइकोजन लेवल,
जो है वो हमारा डिस्क्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वह वो डिस्क्रीज होगा तो हमारी एनर्जी भी डिस्क्रीज हो जाएगी, कम एनर्जी रह जाएगी हमारे अंदर, और पेशेंट जो थका हुआ महसूस करेगा, पेशेंट फील पेन, पेशेंट जो महसूस करेगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट और कमजोरी से फील करेगा। तो इसमें जो है वेट लॉस हो जाएगा हमारा। तो वेट लॉस के साथ साथ हम देखेंगे इसमें यहाँ पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो इंक्रीज ऑफ एप्टीट्यूड्स। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो इसमें क्या होएगा, हमारी जो भूख है, एप्टीट्यूड्स की जो चीज़ें हैं, भूख हमारी और भी ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ हमारी फिजियोलॉजी है हमारी डायबिटीज़ मेल्टस के अंदर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस की चीज़ें। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस जब हम करते हैं डायबिटीज़ मेल्टस के अंदर, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से टेस्ट हमने कराने चाहिए। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट हमारे कौन से देखे जाते हैं, सबसे पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल वाला देखा जाता है हमारा, कि भाई उपवास के टाइम पर जो प्लाज्मा ग्लूकोज के अंदर जो प्लाज्मा का लेवल है वो देखा जाएगा, 126 होना चाहिए मोर देन। तो इसमें जो रैंडम पीपी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, रैंडम 180 के अंदर देखा जाता है एंड मोर देन। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्लड लेवल है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो कितना है। ये हमारा हो जाएगा फास्टिंग का, और ये हमारा हो जाएगा खाना खाने के बाद का। ठीक है, ये लेवल देखना ज़रूरी है। रिएक्शंस देखा जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आ रहे हैं, साइन और सिम्टम्स जो हैं वो देखे जाएंगे सारे के सारे। हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा पिछला, कि कब से है शुगर, कब से क्या हो रहा है, कब से क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर। ओबेसिटी के बारे में देखा जाएगा, ओवरवेट है तो वो देखा जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट जो होता है हमारा, A1C टेस्ट जो होता है, ये हमारा हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, जिसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, जो हमारी एवरेज होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है इसमें। और 2 से 3 मंथ का, 2 से 3 महीने के अंदर का जो हमारी एवरेज रही है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल के बढ़ने और कम होने की, वो हमारा हीमोग्लोबिन 1 A1C टेस्ट के अंदर देखा जाता है। और नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारी A1C की, वो 4 से 6% हमारी रहती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हमारी ये चीज़ें देखी जाती है। तो आगे इसमें और भी हैं, देखते हैं। तो वही कुछ आते हैं इसमें हमारे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है, अगर हमें पहले से ही शुगर मेल्टस है और ऊपर से हमें ये प्रॉब्लम और हो जाए, तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस यानी कि दिक्कत जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसे कि किडनी डिजीज़, किडनी डिजीज़ में हमारा आ जाता है यूरिन के अंदर एल्बुमिन बढ़ जाना, बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई हो जाना। ठीक है, और पैरों में सूजन हो जाना, और यूरेमिया यानी कि हमारे यूरिन से संबंधित या किडनी के जो फंक्शन है वो खराब हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और न्यूरोपैथी के अंदर हमारा आ जाता है पैरों में पेन रहना बहुत ज़्यादा, सेक्सुअल इंपोर्टेंसी जिसको बांझपन भी हम बोल सकते हैं, या फिर जैसे बांझपन तो एक प्रजनन क्रिया से संबंधित हो गया। इम्पोर्टेंसी का, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी का मतलब हो जाता है नामर्द वगैरह होना, मतलब एक क्षमता ना रहना सेक्सुअल की। और स्वेटिंग, पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, मसल्स वगैरह डैमेज होना, और एजैकुलेशन रेट्रोग्रेड हो जाना, एजैकुलेशन यानी कि संकलन वगैरह अगर नहीं होता है तो वो भी एक तरीके का हमारा क्या हो जाता है, सेक्सुअल इंपॉर्टेंसी के अंडर ही ये चीज़ें हमारी एक दूसरे से मैच करती हैं। ठीक है, तो हमारी जो आर्टरियोस्क्लेरोसिस है वो प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। आर्टरीज़ के अंदर किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है हमारा, जैसे टॉन्सिलिटी, टॉन्सिल्स हो जाना, वहाँ पर इन्फ्लेमेशंस हो जाना। अपेंडिसिटीज़ यानी कि अपेंडिक्स के अंदर पाई जाने वाली सूजन और इन्फ्लेमेटरी हो जाती है। निमोनिया वगैरह अगर हो जाए, ठीक है, पायलट्स हो जाए। ठीक है, पायलिटिस का मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन हमारा जो पेल्विस होता है, किडनी के अंदर पाया जाने वाला पेल्विस, हमारा जेनेटिक ऑर्गन की बात नहीं हो रही है, या जो हमारी किडनी के अंदर जो पेल्विस पाया जाता है, जिससे हमारी यूरेथ्रस जुड़ी हुई होती है, और ऊपर से हमारा जो अंदर का सिस्टम होता है किडनी का, उससे जुड़ा हुआ जो पेल्विस का जो हिस्सा होता है उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन हो जाना। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाता है इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के आगे हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ डिपेंड अपॉन 3 फंक्शन। तो भाई 3 फैक्टर होते हैं हमारे। तो 3 जो फैक्टर होते हैं उसमें कौन-कौन से फंक्शन हम देखते हैं। एक तो डाइटरी मैनेजमेंट हमने देखनी है, ये अगर ठीक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं और इंसुलिन थेरेपी अगर हम लेते हैं, ये तीनों चीज़ें अगर हम मेंटेन करें, तीनों फंक्शन प्रॉपर से कर रहे हैं ना अगर हम, ये तीनों फैक्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे फिर। ठीक है, स्पेसिमिन आउटलाइन डाइट ये हमारी दे रखी है कि कैलोरी जो हमें कितनी कम और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये हमारा जो स्पेसिमिन्स लिया जाता है तो उसके अंदर कैलोरी की एवरेज देखी जाती है। तो इसमें जो पेशेंट है उसको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, उसने अपनी सारी मॉनिटरिंग रखनी है, फास्टिंग में कितनी थी शुगर, खाना खाने के बाद कितनी हुई है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे हो तो उसमें कितनी होती है, डेली रूटीन में हमारी शुगर कितनी रहती है। ठीक है, और हमारा न्यूट्रिशनल्स मैनेजमेंट ज़रूर देखेंगे कि खाने में कब क्या कैसा कैसा खाया जा रहा है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो ज़रूर मेंटेन करनी है पेशेंट को, और हमारा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी कि जो हमारी मेडिकेशन जिसमें की जाती है, दवाइयाँ वगैरह मेंटेन की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपने देनी है। तो अगर इन चीज़ों पे आप रखोगे ध्यान और ये 3 मेथड अपना के अगर आप चलते हैं, तो आप कहीं हद तक शुगर मेल्टस से छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ये वही एक ही बहुत लंबी डिजीज़ है ये, तो ये हमारा 1 पार्ट में मैंने डाल दूँगी इसको। जो आगे जो मैनेजमेंट दी गई है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो सेकंड पार्ट करके मैं डालूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हमारी जो वीडियो है यही करती हूँ मैं क्लोज़ इस पार्ट की मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट हमारा डायबिटीज़ मेल्टस का आएगा उसके अंदर डाली जाएँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।